नमस्कार, मैं हूं शिवम और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम मौजूद हैं कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा में और हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी जी। आपको बता दें, गोविंद नगर विधानसभा के बारे में बताया जाता है कि ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा है। मतलब अगर ये कहा जाए कि कितनी बार कौन जीता, तो भारतीय जनता पार्टी प्रथम स्थान में आती है। यहाँ कई बार वो जीत चुके हैं, यहाँ के विधायक बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। बात करें अगर सुरेंद्र मैथानी जी की, तो इसके पहले सांसद थे सत्यदेव पचौरी जी, जो कि चुनाव था, और विधायक थे वो 2017 में गोविंद नगर विधानसभा से। उपचुनाव हुआ, उसमें मैथानी जी को टिकट मिला और आप विधायक बने। बहुत समय का अभाव था, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने विकास कार्य किए, क्या उनकी चुनावी तैयारी है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैथानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि इस बार चुनाव में क्या विज़न है और क्या चुनावी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मैं 2.25 वर्ष पूर्व ही विधायक बना और विधायक बनते ही सर मुड़ाते ओले पड़े, तुरंत कोरोना की लहर आ गई। पहली लहर और दूसरी लहर मिला करके 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया। मात्र 10 महीने का मैं विधायक हूँ। एक 10 महीने के विधायक के नाते एक 10 महीने के बच्चे से कितनी अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी विशेष अनुकंपा, हमारी सरकार की विशेष कृपा के आधार पर 225 करोड़ से भी ज़्यादा, 225 करोड़ से भी ज़्यादा सड़क, नाली, पुल, खड़ंजा, पार्क, पेयजल, सीवर, इन सब में काम कराने में मैंने सफलता प्राप्त की। यहाँ तक कि 15 वर्षों पूर्व जो सड़क नहीं बनी थी, उनको मैंने सड़क बनवाया। 1963 से एक तालाब, मामा तालाब, जो भूमाफियाओं के कब्जे में चला गया था, उसको मुक्त करा के मैं कागज़ के जनता के हित में एनजीटी कोर्ट से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और सदन में याचिका लगा करके उस पार्क, उस तालाब को भी 10 महीने की इस अवधि में मैं लेकर के जनता के हक में ले आया। इसके अलावा 25 साल की पुरानी पनकी की सड़कें वो बनवाई, 2 पुल नए प्रारंभ कराए हैं, बहुत तेज़ी से उनका निर्माण लगभग पूर्ण होने की ओर है। 5 ऐसे पुराने पुल जो लंबित थे, उनको भी तेज़ी से काम करा करके जनता को समर्पित कर दिया। इसके अलावा आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपने जितने हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सब पर मैंने रंग रोगन से लेकर के उसकी ओपीडी ठीक प्रकार से चले, गरीबों को स्वास्थ्य मिले, बुजुर्गों को स्वस्थ रहें, उनको अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो, इसके लिए मैंने कुछ समाज सेवी डॉक्टरों को भी चिन्हित करके वहाँ पर लगाया है, जिससे ओपीडी, एक नर्सिंग होम की जैसे ओपीडी चलती मेरी विधानसभा क्षेत्र में चले। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने तमाम ऐसे हायर एजुकेशन वाले और जो लोअर एजुकेशन वाले भी लड़के हैं, उन बच्चों के लिए भी काम किया। मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य के प्राथमिक विद्यालय को भी मैंने गोद लेकर के, जो बच्चे छोटी बच्चियाँ जो विद्यालय जाती हैं, जिनमें संख्या 23 थी, मैंने विद्यालयों को गोद लेकर और विभिन्न कार्यकर्ताओं को गोद दिलवा करके और उनमें शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उन गरीब बच्चों को, जहाँ पर 23 की संख्या थी, 100 से ऊपर ले गया। कहीं मैं उनको टॉय ट्रेन में जू घुमाने ले गया, कहीं उनको मैं भोजन कराया, कहीं जलपान कराया। उनकी जब बस्ती में वो जा करके लौट करके लोगों को बताते हैं, तो वो बच्चे प्रभावित होते हैं कि यार स्कूल में चलो, वहाँ जाने पर हमको टॉय ट्रेन में भी घूमने को मिलता है, जू देखने को भी मिलता है, फ्री में घूमना होता है। तो ये सब इस प्रकार से योजना काफ़ी कैसे बुला के आपने करी। इस बार की अगर बात करें, चूंकि अब फिर एक बार आप चुनावी मैदान में हैं और आपके पास, ये तो सभी जानते हैं कि समय का अभाव था, बहुत कम समय आपको मिला था, लेकिन अगर प्रमुख, चूंकि ये दक्षिण क्षेत्र में आता है कानपुर के, और यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं जो हमारे जो टीम ने सर्वे भी किया, एक तो सड़क की बहुत समस्या है, यहाँ सड़क उतनी नहीं सही है। दूसरा सफाई, खास तौर से अगर विजयनगर क्षेत्र की जो बस्तियाँ हैं, जो कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे लोगों का कहना ये है कि कूड़ा जो है प्रॉपर जो है यहाँ पर नहीं उठ पाता है। ये इस तरह की जो प्रमुख समस्याएं, और स्वच्छ भारत अभियान चूंकि आपका एक मेन मिशन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब चीज़ों पे भी सुधार करने की आवश्यकता है। हाँ, नगर मैं मानता हूँ, क्योंकि नगर निगम से संबंधित या सभासदों से संबंधित, मेयर से संबंधित है, लेकिन विधायक के नाते से लोगों की अपेक्षा जायज़ है और मैं करता भी हूँ उसको लेकर के। तो जितना भी संज्ञान में आता है, समय समय पर हम उस पर काम करते हैं। लोगों के साफ़ सफाई के लिए सभासदों को भी प्रेरित करते हैं, महापौर जी से आग्रह करते हैं, महापौर जी भी खूब काम कराती हैं, नगर आयुक्त भी खूब काम कराते हैं। परंतु फिर भी ये इतनी विकराल समस्या, और ये कोई आज जन्म हुई समस्या नहीं है, क्योंकि कानपुर का जो ये पूरा जो ढांचा है, ये कभी कानपुर जब बसा था 5 लाख 6 लाख की आबादी वाला, उस ढांचे के आधार पर आपने सीवर लाइन देखी होगी कि केवल 12-12 इंच की सीवर लाइन है, और जिसमें लोड तब की और आज 55 लाख की आबादी है कानपुर की,
5 लाख जनता गोविंद नगर में रहती, 3.5 लाख मतदाता है, तो निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का और आवश्यकता है। जिस प्रकार मैंने पूरे पनकी क्षेत्र में 12 इंच की लाइन, 18 इंच की लाइन को गहरी सीवर लाइन में परिवर्तित कराया है। लोगों ने कहा इसको अभी मत करिए, क्योंकि चुनाव में आपके वोट कट सकते हैं जब आप सीवर लाइन पड़वा रहे हैं, सड़कें टूटी होंगी, सड़कों में मट्टी हो रही होगी, धूल उड़ रही होगी। मैंने कहा मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं करता। अगर ये हज़ारों करोड़ की योजना मैंने केवल अपने लालच में, वोट के लालच में अगर इसको 31 मार्च तक रोक दिया वोट देने तक, तो ये लैप्स हो जाएगी, और लैप्स होने के बाद हज़ारों करोड़ रुपए लाने में मुझे फिर नाको चने चबाने पड़ेंगे। मैं केंद्र से ये योजना लेकर के आया हूँ। तो मैंने कहा वोट, लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि आप कभी आज तक जब से क्षेत्र बसा है गहरी सीवर लाइन नहीं पड़ी, और पहले जब पिछली सरकार में पड़ी तो उसमें घोटाला हुआ, और मैं एक भी पैसे का यहाँ घोटाला नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस प्रकार लोग इस भीषण कठिनाई से रोज़ कहते हैं वो कोई मैनुअल साफ करा दीजिए, कहीं नाली साफ करा दीजिए, कहीं सीवर उफना रहा है। एक बार गहरी सीवर लाइन पड़ गई तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। इस पर काम भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय मेरा 10 महीने में 24 घंटे काम करने के बाद भी एक व्यक्ति कितना कर सकता है। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, मैंने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में आप कोई भी ऐसी सड़क जो मुख्य मार्ग है या बड़ी सड़कें हैं, लगभग कोई नहीं बाकी, और छोटी छोटी अंदर गलियों की जो बाकी हैं वो भी बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में। और मुझे विश्वास है कि जैसा मेरा काम करने का तरीका है, मैं 24 घंटे जनता के लिए काम करता हूं, तो मैं इन सब कामों को, डेवलपमेंट के काम मैं बहुत आसानी से करा लूँगा। ये मुझे विश्वास है, मेरे मुख्यमंत्री जी का भी और मेरी सरकार का भी मुझ पर आशीर्वाद है। लेकिन लोगों के इस आवश्यकताओं पर पहले किसी ने इसकी सुध नहीं ली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन कभी उन्होंने सुध नहीं ली कि मसवानपुर की सड़क जो 15 वर्षों से हिचकोले खा रही थी, लोग एक्सीडेंट होकर के गिर रहे थे और कहते थे ये हो ही नहीं सकती। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो 15 वर्षों से नहीं हो सकती, 15 मिनट के अंदर करा दी। 2 विभागों के पेंच को निकाल दिया। मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र से किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला तात्या टोपे नगर का पुल जो लंबित था, इंडियन ऑयल का बड़ा उसमें मसला था, तत्कालीन हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हस्तक्षेप करा करके इंडियन ऑयल और नगर निगम के बीच के पेंच को निकाल करके आज आप देखिए वो मैंने समर्पित कर दिया है। इस प्रकार के तमाम काम, कोरोना का कालखंड आया, कोरोना में लोगों की सेवा करना, लोगों को भोजन देना, दवा देना, यहाँ तक कि मैंने अपना मकान भी रहने के लिए जिला प्रशासन को दे दिया था। हमने कहा जिन लोगों के पास इस आइसोलेशन के लिए जगह ना हो, 135 बेडों की, 113 बेडों की जगह है, उसमें 35 कमरे हैं, वो भी मैंने दे दिया था। बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ एक तरफ विधायक को डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, दूसरी तरफ मेरे जैसा ये कहा जा सकता है कि काम भी करना चाहिए। किए जा सकते थे, आपने उसको पूरा करने का प्रयास किया। मैंने ये अपना प्रमाण दिया है, तथ्य दिया, अपने को सर्टिफाइड कराया है जनता से कि 10 महीने में अगर एक विधायक आपका 10 साल के बराबर काम कर सकता है, तो 5 वर्ष में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा जैसा कार्यकर्ता 20 वर्ष का काम करके दिखाएगा। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मथानी जी, बात करते हैं इस बार के चुनाव की। कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है और उम्मीद है कि आज शायद उनका प्रत्याशी मैदान में आ जाए, और समाजवादी पार्टी ने सम्राट विकास को उतारा है। इस बार चुनाव में टक्कर आप किससे मान रहे हैं, और क्या लगता है कि जनता किसका सहयोग करने वाली है? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सरकार की बात है और इन लोगों की बात है, जिस प्रकार आतंकवादियों को टिकट देना, जिस प्रकार से गुंडागर्दी कराना, मोदी जी की रैली होती है, हमारी अपनी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर लगा के उसको तुड़वाना, शहर में दंगे कराने की योजना बनाना, ये उनका चरित्र है। तभी जनता ने नारा दिया था। हमने नारा नहीं दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये हमने नहीं कहा। हम कहते तो लोग कहते भाजपाई हैं इसलिए कह रहे हैं, पर जनता ने कहा था, इतना त्रस्त होकर नारा दिया था। कांग्रेस की बात करें तो उनका आप डीएनए देखिए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, मैं बड़े आदर के साथ नाम ले रहा हूँ, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। वैसे वजह क्या है कि टिकट नहीं फाइनल हो पा रहा है अभी? मैं बता रहा हूँ आपको, नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मुकदमे में सोनिया जी और राहुल गांधी जी आज भी जमानत पर हैं। प्रियंका वाड्रा जी के पति रॉबर्ट वाड्रा जी हरियाणा में जमीनों के घोटाले को लेकर आज भी भ्रष्टाचार पर जमानत पर हैं। ये उनका डीएनए है। और पूरे देश में क्या विश्व समुदाय में कोई मोदी जी पर या उनकी सरकार पर 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। योगी जी की पूरी सरकार और योगी जी पर भी, हम सब लोगों पर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये हमारा डीएनए है। कांग्रेस के लोग सिर्फ धोखा देने की राजनीति करते हैं। ये फिर से धोखा देने के लिए कौन सा नाम ये तय करें, क्योंकि देखिए पूरे आप सब लोग दिखा रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश दिखा रहा है कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, और ये कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं स्कूटी सबको दूंगी। आप हो सकता है कल को ये भी कहें कि आप 5 से 7 सीटें आ रही हैं केवल कांग्रेस की, कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, हम सबको 1-1 हेलीकॉप्टर देंगे।
तो कहने में कुछ भी आदमी कह दे उसका मतलब नहीं, लेकिन आप डीएनए देखिए कि धोखा देने का। मतलब टक्कर किसी से मान नहीं रहे। नहीं, मैं तो जनता की सेवा में लगा हूं, मेरे पीछे कौन खड़ा है मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो जनता की सेवा के लिए आगे आगे बढ़ के काम कर रहा हूं। अच्छा, एक आपके विषय में चर्चा और चलती है आपके क्षेत्र में कि आप जमीनी स्तर में जो है बहुत प्रयासरत रहते हैं कि लोगों के बीच तक पहुँचें, उनकी समस्याओं को समझें और उसको कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास भी करें। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी हो सकता है, आपके विरोधियों की आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है या आपका समय नहीं, उनको नहीं मिल पाता है। एक आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, एक आपके क्षेत्र का ही एक आम नागरिक था, वो शायद नहा रहा था और उस टाइम पे आप उसके पास पहुंच गए। तो ये क्या कैमरा फेसिंग था या क्या था वो पूरा मामला? देखिए, मुझे नहीं मालूम किसी ने उस वीडियो को बना लिया था, लेकिन वहाँ पे घटना ये हुई, वहाँ पर मैंने आवास दिलाए, एक 25 परिवारों को मैंने आवास दिलाया, राशन कार्ड दिलाए, उनको 5 लाख का बीमा दिलाया। पूरी की पूरी बस्ती बहुत प्रसन्न थी। वो व्यक्ति सामने नहा रहा था, तो मैंने बाहर से ही कहा, मैंने कहा भैया जो तुमने मुझसे कहा था सब मिल गया, राशन के कार्ड को बन गया, राशन मिल रहा है, आवास मिल गया, 5 लाख का बीमा मिल गया। उसने कहा हाँ बाबूजी, वो नहाना छोड़ रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम नहाते रहो, कोई बात नहीं। तो उसने कहा अंदर आ जाइए। मैं अंदर गया और बड़े खुशी से, बड़े प्रसन्न मन से, आप उस वीडियो को देखिए दोबारा, बहुत प्रसन्न मन से वो आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे? जवाब भी दे रहा था और प्रसन्न भी था। तो किसी ने वीडियो बनाया, मैं अगर जिस तरह से मैं उससे बात कर रहा था, शायद ऐसे 1000 वीडियो होंगे कि मैं लोगों के घर के अंदर और बाथरूम तक भी और किचन तक भी घुस करके उनको, उनकी बीमारी में नली लगी है, उनके आ नहीं सकते, उनको 1 लाख से 5-5 लाख रुपए तक, 8-8 लाख रुपए तक, मैं अभी मोबाइल पे आपको दिखाता हूँ कि 8 लाख रुपए की स्वीकृति मैंने परसों मुख्यमंत्री जी से कराई है, जो पिछले आचार संहिता के पहले उसका मैंने आवेदन किया था, उसको दिलाया, मेरे मोबाइल पे अभी है। तो मैंने उनके घर के अंदर तक, वो पसंद करते हैं, जा करके और उनको सर्टिफाइड करके, उनका एस्टिमेट लेकर के उनकी जान को बचाने के लिए पैसा दिया है। ये सत्कर्म भी मेरे काम आए। जब कोरोना में मैं ग्रसित हुआ, 3.5 माह मैं अस्पताल में रहा, ज़िंदगी मौत से जूझता रहा, 2 महीने आवाज़ चली गई, सेवा करते हुए सब हुआ, और 2 महीने मुंह से खून के छींटे आते थे, सामने तौलिया लगा रहता था, शाम तक डॉक्टर को तौलिया बदलने की ज़रूरत पड़ती थी, कई बार लगता था शायद मेरी वापसी नहीं होगी। लेकिन मुझे याद आया कि 1442 ऐसे लोगों को मैंने 1 लाख से 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलवा करके, जो उनकी जानों को बचाया ईश्वर ने, माध्यम में बना, तो शायद इसी कृपा से मेरी जान भी बची। मैं इसीलिए जब शपथ ली मैंने विधायक की, मैं इससे पहले विधायक नहीं था, मैं संगठन का कार्य करता था, इसी प्रकार काम करता था, जमीन में अपने विजन के साथ काम करता था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, महाराज जी मेरी एक सड़क, एक नाली आप बाद में दे दीजिएगा, लेकिन जब किसी ज़रूरतमंद को या गरीब व्यक्ति को उसकी जान को बचाने के लिए पैसा दिलाऊं तो अविलंब जारी करिएगा, क्योंकि पेशेंट के पास समय नहीं होता है। और शायद इसी कारण से लोगों से मेरी कनेक्टिविटी, लोगों ने मुझे वोट दिया, आशीर्वाद दिया। तो मेरा मानना, मैं संगठन का कार्य करता हूँ, मेरा मानना है कि उन्होंने तो आशीर्वाद मुझे दे दिया, अब मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे सोचना चाहिए। क्यों जनता जब मुझसे कहे तभी मैं उस समस्या को समझूं। मैं अपनी विधानसभा में कम से कम 100 चक्कर, कोई गली छूटी हो तो अपवाद के रूप में हो सकती है, 100 चक्कर मेरी, मैं ड्राइवर से कहता हूं सड़क बदल के चलो, लोग ये ना सोचें कि इनके पास कोई काम नहीं है, क्या दिन भर यहीं घूम रहे हैं। इस प्रकार से लोगों से सीधी कनेक्टिविटी, कोरोना का पीरियड रहा हो या कोई रहा हो, 1-1 मिनट का हिसाब मैं सोशल मीडिया और मैसेज के माध्यम से आम लोगों को देता हूं कि मैं कब कहां हूं। अगर लखनऊ का सदन भी चल रहा है तो मेरी जनता को मालूम होता है कि सदन में हूं, इस प्रकार की सूचना देता हूं। और मैंने अपना कार्यालय 11:30 से 1:30 बजे तक रोज मैं लोगों से मिलता हूं, और 10 से शाम 6 बजे तक मेरा कार्यालय किसी भी समस्या के लिए 24 घंटे हमेशा खुला रहता है। मैथानी जी, वर्तमान में भी कोरोना काल अगर देखा जाए लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव का दौर बिल्कुल पीक में आ चुका है, आप ग्रसित भी रहे तो आप जाहिर सी बात है कि बहुत करीब से आपने इस बीमारी को देखा भी और समझा भी और महसूस भी किया होगा। और ऐसे दौर में चुनाव, लगातार आपका जनसंपर्क, लोगों से मिलना जुलना सब जारी है। पिछले कोरोना से कुछ ना कुछ तो सबक सभी ने लिया, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि क्यों ना हो। ऑक्सीजन की कमी पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे यूपी में देखा गया, और स्वास्थ्य के लिए मैं मान सकता हूं कि बहुत प्रयास किया सरकार ने, आप लोगों ने, लेकिन कमी कहीं ना कहीं रह गई और फिर चुनाव। नहीं, देखिए कमी नहीं, कोरोना किसी को नहीं पता, पूरे विश्व को नहीं पता था कि कोरोना जैसी बड़ी बीमारी आ जाएगी, और सारे सरकारी संसाधन या सारे प्राइवेट संसाधन पूरे विश्व के, पूरे भारत के, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे कानपुर के सब चुनौती बन गए। तभी तो पूरे हम लोगों ने, आप देखिए कि लोग ट्वीट करते रहे, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ट्वीट तो करते रहे, जमीन पर किसी की सेवा करने के लिए नहीं उतरे। सर्वाधिक मौतें
कोरोना में सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हुई या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई। पूरे देश में आप कोई दूसरा उदाहरण अगर बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के दूसरे प्रदेश में उनके पिताजी की देहांत हो जाता है और वो अपने पिता के अंतिम दर्शन को इसलिए नहीं कर पाते कि 24-24 घंटे वो लोगों को कोरोना से बचाने में अपने टीम 11 के साथ व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में रहते हैं और 24 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अपना परिवार मानते हैं। और जब दूसरी लहर आती है तो वो स्वयं भी ग्रसित होते हैं और ग्रसित रहते हुए भी कोविड नियमों का पालन करते हुए जगह जगह जिलो जिलो दौरा करके सब लोग व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं। जल, नभ और थल से पहली बार ऑक्सीजन को लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। अन्यथा आप याद करिए, इस देश में चेचक आई थी, हैजा आई थी और हमको गरीब देश समझ करके विदेशियों ने, बाहर के देशों ने जब अपने आप टीकाकरण पूरा अपनी जान को बचाने के लिए कर लिया तो कुछ टीके हमारे देश को दे दिए दान के रूप में, भीख के रूप में। ये सरकार थी कांग्रेस की। और आज आप देखिए कि उसी कोरोना के कालखंड में वैज्ञानिकों के हौसले को मोदी जी ने बढ़ाकर उनके साथ बैठ करके और कोरोना के कालखंड में एक तरफ कोरोना पर काबू करने का जनता के सहयोग से प्रयास किया और सफलता प्राप्त की, तो दूसरी तरफ उसी कालखंड में कोरोना के टीके को ईजाद करके दोनों डोज और एक डोज भी लोगों ने लगवाई है, पूरे देश को लगवा करके जो तीसरी संभावित लहर है उस पर काफ़ी कुछ नियंत्रण पा लिया है। लेकिन मतलब जनता आश्वस्त रहे वैक्सीन को लेकर। फिर भी नियम का हमें पालन करना चाहिए और हमारी सरकार जिस प्रकार से गतिविधियां दिखाई, आप हमारे चरित्र को ही देख के तो आकलन करेंगे, हमारे आचरण व्यवहार को ही देख के, हमारी कार्य पद्धति को देख के तो आकलन करेंगे। कोई भी आप देख लीजिए कि पिछली सरकारों को 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया, उनका चरित्र देख लीजिए, उन्होंने कैसे लोगों को धोखा दिया। और आप ये देख लीजिए क्या पहले 70 सालों तक लोग इंतजार कर रहे थे कब कोई मोदी आएगा, कब कोई योगी आएगा तो भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। 400 वर्षों तक लोग शहीद होते रहेंगे। कभी कोई कहेगा, लोगों को डरा दिया गया पूरे देश में, धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी। बताइए एक मक्खी भी अगर मरी क्या? एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या ये इंतजार कर रहे थे कि हम तो कभी नहीं करेंगे, 70 वर्षों तक बेवकूफ़ बनाएंगे और मोदी जब आएंगे, योगी जब आएंगे तब लोगों को रसोई गैस मिलेगी, 5 लाख का बीमा मिलेगा, मुफ्त आवास मिलेगा, लोगों को फ्री राशन मिलेगा, लोगों को कन्याओं का विवाह फ्री होंगे, कन्याओं की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं बनेंगी। तमाम ये सब चीज़ें क्या मोदी योगी नहीं कर? बिल्कुल। ये सरकार, आप भी सरकार में रहे थे, आप क्यों नहीं ये उदाहरण पेश कर सकते? लेकिन इन्होंने जो उदाहरण पेश किया कि 1,86,000 करोड़ रुपए का आपने एक घोटाला किया, ऐसे तमाम घोटाले। ये कांग्रेस जो राज करती है और शासन करती है ये अपने भोग के लिए करती है और जो इन्होंने भ्रष्टाचार में अकूत संपत्ति इकट्ठा की है उसकी सुरक्षा के लिए करती है। और हम समाज बनाने के लिए काम करते हैं, हम प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लिए काम करने वाले लोग हैं, सबको सरकार से लाभान्वित कराने वाले लोग हैं। इसीलिए शायद इन दलों में ये बौखलाहट आ गई है कि उनको पता है कि योगी जी को फिर लोग रिपीट कर रहे हैं, मोदी जी को फिर रिपीट कर रहे हैं और इसके बाद इन दलों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अब कोई इनको पूछने वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उनके 70 साल के शासन को देखा है और अब शासन किस प्रकार से लोगों की मदद कर सकता है, कैसे देश को, कैसे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर सकता है, इसको परिभाषित करने का मोदी जी और योगी जी बिल्कुल लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैथाली, चूंकि समय का अभाव आपके पास भी होगा, चूंकि जनसंपर्क लगातार जारी है, आखिरी के बस केवल 2 सवाल हैं। एक समस्या और देखी गोविंद नगर विधानसभा में कि जो लेबर कॉलोनियां हैं और इसको अगर एक नाम दिया जाए जिन्न का, चुनाव के समय में ही लोगों के पास नोटिस पहुंच जाती हैं और ये समस्या भी काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। बेचारे वो लोग, वैसे भी कहा जाता है हमारे देश में रोटी कपड़ा मकान यही 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, वो लोग जो बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, क्या बीतती होगी उनके दिल में? मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट कह दूं, इस पर भी कांग्रेस वालों ने फैलाया, धोखा दिया लोगों को। कांग्रेस और सपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा लेकिन श्रमिक कॉलोनियों की कभी बात नहीं करी। मैं 42 वर्ष जीवन के श्रमिक कॉलोनी में रह के आया हूँ, यही शास्त्री नगर में ऊंचा पार्क के सामने मेरी कॉलोनी। 42 साल एक कमरे के मकान में ऊपर का मकान, और उस परिस्थिति को झेल के आया हूँ जब माता जी कहती थी कि पहले 2 बाल्टी पानी भर के ऊपर चढ़ा जाओ तब स्कूल जाओ। उस परिस्थिति से आया हूँ, मैं संकट को जानता हूँ। इसलिए सदन में मैंने कहा, मेरा सदन में दिया हुआ भाषण उस पर वायरल है, आप देख लीजिएगा मेरे फेसबुक से निकाल करके। मैंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं श्रमिक कॉलोनी में 42 साल जीवन के रह के आया हूँ, वहाँ के कष्ट को जानता हूँ, वहाँ के स्वामित्व का मामला यहाँ अटका हुआ है और मुझसे बेहतर श्रमिक कॉलोनियों के दर्द को उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विधायक नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे बच्चे भी वहीं पैदा हुए, मेरी शादी भी वहीं हुई और तमाम अभावों में जिस समय सन 75 में एक
राशन कार्ड पे महीने में 5 बोरी सीमेंट मिलती थी। उस समय मेरे पिता साइकिल पे लाद के सीमेंट और हम लोग कंधे पे चढ़ा करके एक कमरे की दीवारें बनाते थे। अगले महीने जब फिर 5 मिलती थी तो हम उसकी स्लेब डालते थे। इतनी संकट में रह के आया हूँ। और जो मुकदमे की बात है, 86 लोगों पर सन 2010 से लेकर के और 17-16 तक वो मुकदमे दर्ज हैं। हमारी शासन में नहीं दर्ज हुए, लेकिन इन्होंने सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव तो लड़ा। तब सपा की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। आपने क्यों नहीं विषय को उठाया? कांग्रेस असल में चाहती कि मुद्दा समाप्त ना हो। अगर गरीबी समाप्त हो गई तो कांग्रेस को लगता है कि शायद उसका वोट बैंक चला जाएगा। ये मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। इन्होंने जब नोटिसें अदालत में ट्रायल मुकदमों की नोटिसें आई, उन सारी नोटिसों को मैंने रुकवा दिया। केवल एक का बेदखली इसलिए हुआ कि एक कॉलोनी में उसके पिता का देहांत हो गया, 2 भाइयों के बीच विवाद, थाना काकादेव में एक भाई ने उस पर अपने मालिकाना हक के लिए मुकदमा किया और नहीं तो कहा इसको बेदखली कर दिया जाए और सरकार इसको ले ले। तब कोर्ट ने उसमें बेदखली का आदेश किया। उसको इन्होंने भ्रमित किया कि वो सरकार इस बेदखली कर रही। कोई माई का लाल सुरेंद्र मैथानी के विधायक रहते हुए श्रमिक कॉलोनियों के स्वामित्व के मामले पर बेदखली करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। मैं विधायकी दांव पे लगा दूंगा। बहुत बड़ी बात आपने कही इस कार्यक्रम के दौरान। एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। यूपी का चुनाव हो और जातियों की बात ना हो, धर्म की बात ना हो, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये हर बार का एक नियम सा बन गया है। और मतलब अब तो इस विषय की चर्चा उत्तर प्रदेश के बाहर भी होने लगी है। क्या विकास के मुद्दे जरूरी नहीं है? विकास पहले जरूरी है और ये भी मुद्दा हमने नहीं उठाया। जब ये आतंकवादियों को टिकट दे देते हैं, कानपुर में कुकर बम फटता है, आतंकवादी फाड़ते हैं आर नगर के चौराहे पर, लोग घायल होते हैं, तो उनको कौन लोग यहाँ से निकाल करके सुरक्षित पहुँचा देते हैं? क्या ये प्रश्न जनता को इसका उत्तर जानने का अधिकार नहीं है? आतंकवादियों को टिकट देते हैं तो इस पर प्रश्न पूछने का लोगों को अधिकार नहीं है? आतंकवादियों को हेलीकॉप्टर में लाते हैं, कैराना में पलायन कराते हैं, इस पर लोगों को पूछने का अधिकार नहीं है? क्या लोगों को ये पूछने का अधिकार नहीं कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गई लोगों की आस्थाओं के कारण से, तो उस पर राम भक्तों पर आप गोली चला देते हो, उनकी हत्या करते हो और दावा करते हो कि आताइयों का जो आक्रांताओं ने जो यहाँ पर स्थापित किया हमारे मंदिरों को तोड़ करके, तो लोगों की क्या ये आस्था नहीं जागृत होगी? लोगों को नहीं लगेगा कि हम अगर पूजन कर रहे हैं और हमारे पूजन के स्थल पर आप कोई ऐसा आताई आए, कोई आक्रांता आए और वहाँ पे कोई गलत ढंग से उसको तोड़कर कुछ और बना दे, तो लोगों की आस्था पर चोट नहीं पहुँचेगी? मेरा तो सौभाग्य है कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ, छठ मैया का यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पूजन होता है। और मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने देखा कि मेला उतरा रहा था, बह भी नहीं रहा था, सीटीआई चौराहे पर और माताएं बहनें पूजन कर रही थी। मैंने कहा धिक्कार है मेरे जैसे विधायक पर अगर मैं छठ मैया का पूजन भी ना करा पाऊँ, क्योंकि मैं सजनवा में गोरखपुर के पहले 6 साल शिक्षा ग्रहण करके आया हूँ। राप्ती के किनारे हम सब लोग परिवार के साथ छठ मैया का पूजन मनाते थे, करते थे, तो मेरी आस्था जुड़ी हुई। और मैंने संकल्प लिया था, किसी से कहा नहीं, लेकिन आंखें नम हुई। मैंने कहा आस्था है हमारी भी कि अगर मैंने कहा मैं इसको ठीक संग से ना करा पाया। आप देखिए कि मैं अस्पताल में बीमार था और आप पूछिए छठ पूजन की समिति के लोगों से कि एडीएम से मेरी आवाज़ चली गई थी, आवाज़ नहीं थी। व्हाट्सअप से मैंने व्हाट्सअप कर करके और छठ मैया के पूजन का उनको आदेश दिलवाया, उस पर सहमति बनवाई जिला प्रशासन की। और उसके बाद मैंने इस बार 2.5 महीने पहले ही अधिकारियों को लेकर के और प्रत्येक घाटों का निरीक्षण करके और पूर्व में ही इस गंग नहर से निकली, हरिद्वार से निकली वास्तविक इस गंगा जल में जो 3 किलोमीटर नहर मेरी विधानसभा क्षेत्र में है, पूरा साफ करा के आगे तक छठ मैया के पूजन के लिए व्यवस्थित करने का काम किया। और मेरा संकल्प है, मैं किसी से मुझसे वादा नहीं लिया, ना मैं किसी से वादा कर रहा हूँ, मेरा संकल्प है कि 3 किलोमीटर की इस नहर को पक्की नहर गोविंद जैसे गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे है, जिसमें बुजुर्गों को टहलने के लिए मिले, बच्चों को भी आनंद लेने के लिए, महिलाओं को भी घूमने के लिए मिले, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। इस पक्की नहर को बना करके दोहरे काम करूंगा। एक तो उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो किनारे बस्तियां रहती हैं, नहर कटेगी नहीं, लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा, लाखों लाख छठ मैया के पूजन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 किलोमीटर लंबी नहर को स्थल के रूप में दे करके अपनी उस आस्था को मैं अपने लिए पूर्ण करूंगा, जिसके आधार पर मैं पहले दिन गर्वित हुआ था कि लानत है मेरे जैसे विधायक पर अगर मैं छठ मैया का पूजन भी नहीं करा पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद मैथानी जी, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। और आप सबने सुना होगा बहुत गौर से कि बहुत सी बड़ी बातें इस इंटरव्यू के दौरान निकल करके आई। मैथानी जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप अपने विज़न में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, आपके लोकदल जन संदेश को, आपकी टीम को, कि आपने भी समय समय पर
मुझे याद है जब मैं छठ मैया के पूजन की तैयारी करा रहा था उस समय भी आप लोगों ने कूड़े को दिखा दिखा करके मुझको और अधिक सचेत किया था और मैंने उसको 24-24 घंटे के अंदर पूरी सफाई कराई थी। आप शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के बीच में जाकर जो कहीं हम लोगों से, हम जैसे या किसी भी समाज सेवी से छूटता है तो आप उनको संज्ञान में दिला करके अपने चैनल के माध्यम से अपने चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए लोगों को भी सेवा दिलाने का काम करते हैं। मैं आपकी पूरी टीम को, पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे एक छोटी सी बात कह करके इस प्रोग्राम को विराम दूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, नेता होना तो भाग्य है पर राष्ट्रभक्त होना सौभाग्य। आप भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि इस बार के चुनाव में जरूर आम जनता को राहत मिलेगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।